गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कोटा करियर पॉइंट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष कुमार, पीजीटी इंग्लिश, आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हमारे आरबीएसई के इंग्लिश करिकुलम के बारे में। बेसिकली इंग्लिश की अगर बात करें क्लास 12th के लिए, तो सबसे पहले हम इसके पाठ्यक्रम पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सभी टॉपिक्स को टच करते हुए विद एग्जांपल्स के साथ हम हमारी क्लास को आगे फॉरवर्ड ले चलेंगे। तो इंग्लिश की अगर बेसिकली बात की जाए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल जो हमारा कोर्स होगा वो सिमिलर ही है। 80 मार्क्स हमारे पेपर्स के हैं, 20 मार्क्स हमारे जो हैं वो सेशनल होते हैं। आप सभी लोग जानते हो अच्छी तरह से 17 अंक जो 20 नंबर यहाँ से भेजे जाते हैं। अब अगर बात करें 80 नंबर की तो ये 80 मार्क्स कहाँ डिवाइड है, किस किस प्रकार का हमारा पैटर्न होता है। हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है, वो बोर्ड का पेपर में हमें किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, किस प्रकार से पेपर आएगा, कितने सेक्शन होंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, उन सभी को हम चर्चा करते हुए हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इंग्लिश की इस क्लास में मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों का हमें सपोर्ट मिले, जिससे अच्छी से अच्छी शिक्षा आप लोगों को दी जा सके। लॉकडाउन के इस समय ऑनलाइन क्लासेस का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है हमारी तरफ से, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि सभी सब्जेक्ट्स का आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करें। जो 12th में बच्चे हैं उनका किसी भी प्रकार से समय व्यर्थ ना हो, हम हमेशा कोशिश करते हैं। स्कूल की बात हो चाहे हम यहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि आप लोगों को हम अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड कर सके। तो हम बात करते हैं इंग्लिश के पेपर की। आप कह सकते हो एक प्रकार से कि उसका जो पैटर्न है वो किस प्रकार से है। तो आपको मैं बता दूं कि क्लास 12th उसका जो सब्जेक्ट इंग्लिश है, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया कि 80 मार्क्स का ये पेपर आता है, 80 मार्क्स का पेपर आता है। ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का हमारा समय खराब हो, तो जल्दी से बता देता हूं। सेक्शन ए के अंदर 2 अनसीन पैसेज आते हैं। सेकंड भी हमारा एक अनसीन पैसेज होता है, बट थोड़ा सा अलग नोट मेकिंग के बारे में। ये क्या होती है, किस प्रकार नोट्स बनाए जाते हैं, समरी बनाई जाती है, टाइटल दिया जाता है, ये सभी चीजें हमारी अगली क्लासेस के कुछ पार्ट्स रहेगी। तो 2 अनसीन पैसेज हमारे पास सेक्शन ए के अंदर रहते हैं। और सेक्शन, अगर इनके मार्क्स की बात कर लें पहले पर, तो इसका आप कह सकते हो कि 1 मार्क इंटू 9 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 9 मार्क्स। देन आफ्टर नोट मेकिंग और समरी की बात करें तो 4 + 2 6 मार्क का होता है। तो 9 and 6 टोटल सेक्शन ए जो है वो हमारा 15 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए 15 मार्क्स। फर्स्ट अनसीन पैसेज, सेकंड भी अनसीन पैसेज है, मगर इन दोनों अनसीन पैसेज में थोड़ा सा फर्क है। हम 11th क्लास तक जब पढ़ते हैं तो हमें एक पैसेज दिया जाता है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और आपने देखा होगा 9, 10, 11, 12 इनके अंदर पैसेज के नीचे कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इट मींस की समानार्थी और विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं। हमारे पास क्लास 12th के अंदर जो अनसीन पैसेज रहेगा पहला, उसके अंदर नीचे के जो 3 क्वेश्चन रहते हैं वो हमें सिनोनिम्स के होते हैं। इट मींस की पर्यायवाची शब्द, 3 शब्द दिए हुए होते हैं, 3 वर्ड्स दिए हुए होते हैं, उन्हीं के सिमिलर वर्ड हमें उस पैसेज से निकालना होते हैं, 3 वर्ड। तो 1 × 9 मार्क्स का ये फर्स्ट अनसीन पैसेज हो गया। देन आफ्टर सेकंड अगर बात करें अनसीन पैसेज की, तो उसके बारे में हमें एक पैसेज गिवन होता है जिसके हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, प्लस समरी प्लस टाइटल, ये सब चीजें मिला के 4 + 2 6 मार्क्स। अगर टोटल करें तो 9 and 6 15 मार्क्स का हमारा सेक्शन ए है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। फटाफट चर्चा कर लेते हैं इसके अंदर बेसिकली 4 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर कुल 5 टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स इसके अंदर क्लियरली दिए हुए हैं।
और यहीं से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? ये है हमारा, मैंने शॉर्ट में लिखा है एडवर्टाइजमेंट है, इसको हम बेसिकली एडवर्टाइजमेंट वैसे ज्यादा बोलते हैं, और अगर हमारी घरों की बात करें तो हम इसको एडवर्टाइज के नाम से संबोधित भी करते हैं। वैसे इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है दैट इज एडवर्टाइजमेंट, नॉट एडवर्टाइज और एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा बात करें तो इसी के अंदर एक और शामिल है नोटिस, सी के अंदर है इन्विटेशंस एंड रिप्लाई, इन्विटेशंस एंड रिप्लाई। इसके बाद में है आपके, अगर बात करें आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो आर्ग्यूमेंट भी इसी के अंदर है, एंड देन आफ्टर पोस्टर्स। अब कई लोगों ने इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन 5 टॉपिक्स के बारे में 11th क्लास तक तो टॉपिक नहीं है हमारे आरबीएससी के अंदर, इनके बारे में ही जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही एक टॉपिक है जो 11th से थोड़ा सा अलग है। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक रिपोर्ट राइटिंग का और एक कह सकते हो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये 11th के अंदर सेम टॉपिक है। इसके अलावा हम बात करें तो एक लेटर राइटिंग, लेटर में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जॉब लेटर हैं, कंप्लेंट, बिजनेस, एडिटर, इस तरह के ये जो लेटर्स हैं वो भी हमारे पास 11th का सेम टॉपिक चलेगा। और इसके बाद में अगर बात करें लास्ट वन की तो दैट इज आर्टिकल एंड स्पीच। ये भी टॉपिक मैं बता सकता हूँ कि आपको ये तीनों टॉपिक जो हैं वो क्लास 11th के सिमिलर ही है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, क्योंकि ये चीजें बेसिकली आपने पढ़ रखी होगी 11th के अंदर। आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। इसके अंदर कुल 5 टॉपिक्स आपके सामने मैंने एक बॉक्स के अंदर पुट कर दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इन्विटेशन एंड रिप्लाई, आर्ग्यूमेंट एंड पोस्टर। सेक्शन सी की बात करें तो ये, अब मार्क्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनकी अगर बात करें तो फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला टॉपिक, ये 4 मार्क्स का है। देन आफ्टर ये 7 + 7 + 7, इट मींस 7 × 3 21, 21 एंड 4 25, तो इट मींस कि सेक्शन बी जो है वो अपना 25 मार्क्स का होगा, तो 25 एंड 15 दैट इज 40 मार्क्स। एंड आफ्टर दैट अगर डिस्कस करें सेक्शन सी की तो ये भी हमारा 40 मार्क्स का ही होगा। इसके अंदर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, 10 मार्क्स आपके पोएट्री के हैं, 10 मार्क्स पोएट्री के हैं, और इसके बाद अगर बात करें तो बचे हुए जो 10 गए 30 मार्क्स बचेंगे, ये 30 मार्क्स आपकी बुक्स से हैं। आपके पास 2 बुक्स प्रेस्क्राइब की हुई है क्लास 12 के करिकुलम के लिए, जो आपका क्लास 12 इंग्लिश का पाठ्यक्रम है उसके अंदर 2 बुक्स हैं आपके पास में, और दोनों ही बुक्स 15-15 मार्क्स की आपके पास रहेगी। और दोनों का सिमिलर पैटर्न है क्वेश्चन पूछे जाने का। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसका एक अल्टरनेटिव भी दिया हुआ होता है, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और 4 रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग की अगर बात करें तो 7 मार्क्स का है, और अगर शॉर्ट वाले की बात करें तो 2 मार्क्स का है। इट मींस 7 एंड 8। सेम ये जो पैटर्न आपको मैंने यहाँ लिखा है वो आपकी दोनों ही बुक पे अप्लाई होता है। दोनों ही किताबों से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों ही किताबों से 4-4 छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ये जो है कितने मार्क्स का हो गया, 15 एंड 10 40 मार्क्स, तो 14 25 65 65 एंड 15 80 मार्क्स। तो टोटल इस तरीके से हमारे पास 80 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीटली तैयार होता है। आई थिंक कि आप लोगों को ये चीजें सारी समझ में आ चुकी होगी कि क्लास 12 का जो हमारा इंग्लिश का पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से है। एक बार जल्दी अगर मैं रिपीट करूं तो इस तरीके से करूंगा कि सेक्शन ए जो है वो 15 मार्क्स का है, 2 अनसीन पैसेज इसके अंदर रहेंगे। फर्स्ट अनसीन पैसेज जो नॉर्मली अपन 9, 10, 11, 12 के अंदर करते हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर देने होते हैं 1 × 9 मार्क्स। इसके अंदर 3 क्वेश्चन हमें सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं। दूसरा जो अनसीन पैसेज रहेगा वो थोड़ा सा अलग है, नोट मेकिंग और समरी प्लस टाइटल। ये चीजें भी आपके 11 से हटकर थोड़ा सा अलग है, तो इस पर भी आपको ज्यादा फोकस करना होगा। सेक्शन बी की अगर बात करें तो 25 मार्क्स का ये सेक्शन बी है, जिसके अंदर कुल 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला जो टॉपिक है इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 5 टॉपिक्स है टोटल, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इन्विटेशन, रिप्लाई, आर्गुमेंट एंड पोस्टर। ये क्या क्या होते हैं इनको 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से इनके अंदर कमांड कर सकते हैं और किस प्रकार से इनको आसानी से सीखा जा सकता है। दूसरी अगर बात करें रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये 7 मार्क्स का है, लेटर भी 7 मार्क्स का है, आर्टिकल स्पीच भी 7 मार्क्स के हैं, तो टोटल इज 25 मार्क्स। देन आफ्टर सेक्शन सी की बात करें तो इसके अंदर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि दोनों ही किताबों से एक तो सेम क्वेश्चन पूछे जाना है, सेम पैटर्न है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है और 4 छोटे क्वेश्चन है। 10 मार्क्स की आपका पोएट्री सेक्शन है, जिसके अंदर आप सभी जानते हो कि 5 पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं क्लास 12 के सिलेबस के अंदर, जिसे यहाँ से स्टडी हम करेंगे और एक अच्छी से अच्छी और सरल से सरल भाषा में मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दोनों ही मीडियम्स के बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाए। तो
ये है हमारा मेन सिलेबस जो हमें यहाँ से तैयार करना है, और क्लास 12 में कोशिश करेंगे कि इस बार लोग यहीं से अगर एडवर्टाइजमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से पूछे जाते हैं, इसके बाहर का कुछ भी नहीं होता है। तो आई थिंक आप इस चीज को भी अपनी नोटबुक में जरूर कॉपी करें कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर, विज्ञापनों के अंदर कुल 7 कैटेगरीज हैं। हम इन 7 कैटेगरीज को 1 बाय 1 करके, एक एक करके हम इनको यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट कैटेगरी की तरफ। बात करेंगे सेल एंड परचेज के बारे में। कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कहाँ छपते हैं, अब सारी बातें हम खोलकर आराम से डिस्कस करेंगे कि पूरा हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं सेल एंड परचेज टॉपिक की तरफ। तो चलिए दोस्तों, क्लास 12 की इंग्लिश के हमारी क्लास का टॉपिक एडवर्टाइजमेंट और उसका पहला पार्ट मैंने यहां पर लिख दिया है सेल एंड परचेज। दोस्तों आप जी ऑनलाइन पढ़ो जी ऑफलाइन पढ़ो, पढ़ाने वाले सेम रहेंगे। आप यहाँ स्कूल भी अगर आते हो, लॉकडाउन खुलने के बाद जब भी रिलैक्सेशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, और जब से स्कूल की रीओपनिंग होती है, तो निश्चित रूप से आप जब आओगे तो हमें यहीं पाओगे। सेल एंड परचेज की अगर बात करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन एक इंटरेक्ट करने का मीडियम हो सकता है, मगर एक होता है फेस टू फेस मिलना, फेस टू फेस टीचिंग करना, वो थोड़ा सा और भी आप कह सकते हो कॉमिकल भी होता है, और थोड़ा सा इंटरेक्शन का ज़्यादा टाइम भी मिलता है। तो अभी हम सीधा टॉपिक पर आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सेल एंड परचेज। और उसमें से मैं इसमें से भी एक पहला टॉपिक उठा लेता हूँ, सेल। सेल मीन्स क्या है? सेल मीन्स बेचना। अब आपको कुछ एग्जाम्पल इसमें समझने होंगे। मान लीजिए मेरे पास में एक बाइक है, काफी पुरानी हो गई, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए। अब मेरा मूड है कुछ नई ले लूं बाइक एक, पर नई बाइक लेने से पहले मुझे इस बाइक को बेचना होगा। तो इसका एक मीडियम है। एक तो ये कि मैं जाऊं सर्विस सेंटर वाले के पास, बाइक डीलर के पास जाऊं और उसको कहूं कि मेरे पास ये बाइक है, आप इसे भर लीजिए और मुझे एक न्यू बाइक दे दीजिए। वहां पर हो सकता है मुझे उस बाइक की सही रेट ना मिले। हो सकता है मेरे पास, अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक RTR बाइक है। ये बाइक मैंने खरीदी थी 2015 में, अभी चल रहा है 2020, 5 साल पुरानी बाइक है। मैं जब बाइक डीलर के पास जाऊंगा, उसने मुझसे कहा कि सर इसके मैं केवल 30,000 रुपये ही दूंगा, या मान लीजिए इसको और थोड़ा कम कर लेते हैं, मान लीजिए उसने कहा कि सर 20,000 ही दूंगा। मुझे लगा कि ये रेट तो बहुत कम है। इस स्थिति में हम न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर परचेजर, बायर कितने हैं? एक ही। कौन? डीलर। हम केवल उस डीलर को ही बेच रहे हैं। अगर सोच के देखो कि अगर खरीदने वाले बहुत सारे होंगे तो हम अपनी वस्तु की रेट बढ़ा सकते हैं। ऐसा मार्केट की भी आपने देखा होगा, मार्केट में भी यही होता है। कोई वस्तु की जब शॉर्टेज होती है, बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है? दुकानदार अपनी वस्तु की रेट बढ़ा देता है, 100 रुपए की वस्तु के 150 रुपए कर देता है। खरीदना है तो खरीदो, वरना बहुत सारे बायर्स हमारे पास। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है अगर हम न्यूज़पेपर का सहारा लें। तो अब इस एग्जाम्पल को हमने समझा कि हमारे पास एक RTR बाइक है, 2015 में हमने खरीदी थी। डीलर के पास गए, बाइक डीलर के पास गए, तो उसने कहा कि केवल 20,000 ही दूंगा। हमें लगा कि रेट तो बहुत कम है। अब हमें मान लीजिए हमें चाहिए 35 या 40,000, मान लीजिए हमें 35,000 चाहिए, इतने रुपए हमें चाहिए। बट ये डीलर तो देने के लिए तैयार नहीं। हमने दूसरा मीडियम काम में लिया, न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दिया। ऐड किस तरीके से, पहले समझिए कि मैं राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर या पंजाब केसरी किसी भी अखबार वाले के पास गया और उससे मैंने कहा कि सर मुझे एक्चुअली अपनी बाइक बेचनी है और उस बाइक का मैं ऐड देना चाहता हूँ आपके इस न्यूज़पेपर के अंदर।
अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर पुरानी बाइक का अखबार के अंदर ऐड, तो क्लासिफाइड बनाई इसीलिए। आपने देखा होगा जब भी कोई नई बाइक लॉन्च होती है तो न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज के ऊपर ही बड़ी सी फोटो बनी हुई होती है, या हाफ पेज तो लगभग कवर किया हुआ ही होता है उस बाइक की इमेज के साथ साथ उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके फीचर्स वगैरह भी दिए हुए होते हैं। मगर हमारी छोटी वस्तुओं का जो पुरानी हो चुकी है, ऐसी चीजों के ऐड हमें मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट के कौन से पेज पर बताया था, क्लासिफाइड। इजीली आप दैनिक भास्कर, पंजाबी केसरी के अंदर ये पेज देख सकते हो, और रंगीन बिल्कुल। मैं कुछ ही समय में, अभी मैं आपको थोड़े समय में ये पेपर भी बताने वाला हूँ यहीं पर कि ये क्लासिफाइड होता भी है या नहीं होता है। तो बात करते, इस एग्जांपल को आपने समझा, मुझे चाहिए 35,000, मैं न्यूज़पेपर वाले के पास गया और न्यूज़पेपर वाले से मैंने कहा भाई मुझे अपना एक ऐड छपाना है, मेरे पास आरटीआर बाइक है 2015 मॉडल की और इसका एक मेरे को ऐड देना है। तो ऐड देना है तो ऐड तैयार करना पड़ेगा मुझे, मैं एक ऐड तैयार करूंगा और न्यूज़पेपर वाले को दे दूंगा। पढ़ने वाला जब इसको पढ़ेगा, अगर किसी को आवश्यकता होगी आरटीआर बाइक की कम रेट के अंदर, तो निश्चित रूप से बायर के फोन आएंगे मेरे पास। हाँ, हो सकता है ये अंधेरे में तीर छोड़ने के बराबर है, बट न्यूज़पेपर की एक्सेस पहुंच बहुत ज़्यादा लोगों तक होती है, तो हमारे बायर्स बढ़ने के चांसेस कह सकते हो ज़्यादा ही होते हैं। अगर आपको भी किसी प्रकार की, आप कह सकते हो कि आपके घर वालों को अगर किसी भी प्रकार की पुरानी बाइक, कार, किसी भी प्रकार का ऑटोमोबाइल या लैंड, जमीनें वगैरह हैं, जमीन जायदाद संबंधी है, या नौकरियों से संबंधित पेज है, मैट्रिमोनियल वैवाहिकी वाला पेज, वो सारी चीजें आपको इस क्लासिफाइड वाले पे मिल जाती है। हो सकता है आज तक हमने इसको नहीं देखा हो, आज तक आपने इसको पढ़ा नहीं हो, बट पढ़ना चाहिए अगर आवश्यकता हो तो अभी बात करते हैं न्यूज़पेपर वाले के पास गया, मैंने कहा कि भाई साहब एक बाइक का एड छाप दीजिए और उसमें मैं रेट लिख दूंगा कि जिसको भी खरीदनी है 35,000 रुपए में दूंगा, लेना हो तो संपर्क करें। तो वही फोन करेगा ना जिसको 35 में परचेज करनी होगी। तो अब बढ़ते हैं, ये तो हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट कि चलो ठीक है न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देना है, मगर इसको विद क्वेश्चन के साथ कैसे करना है, किस प्रकार का इसका कह सकते हो कि परफॉर्मेंस किस प्रकार का है, फॉर्मेट किस प्रकार का है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने अपने यहाँ पर स्कूल के लिए बढ़िया फॉर्मेट तैयार कर रखा है। हो सकता है आप दूसरे किसी बुक के अंदर अगर देखो, या फिर मान लीजिए आप किसी गाइड के अंदर देखो, या हो सकता है आपके टीचर्स आपको कुछ अलग फॉर्मेट के साथ इसको समझाएं। तो फॉर्मेट्स डिफर करते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टॉपिक और मे बी से कि आपका जो मैटर है वो आ जाना चाहिए। फॉर्मेट किसी भी प्रकार का भले ही काम में ले सकते हैं। तो बात करते हैं सेल के फॉर्मेट की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड पर, मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स तैयार किया है। ये बॉक्स, इस तरह के बॉक्स के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट को अमूमन कह सकते हो पब्लिश करवाते हैं तो ज़्यादा बेटर दिखता है। इसके अंदर हमने एक लाइन का एक स्मॉल बॉक्स और बना लिया। ये जो चीज़ है वो हमारी रहेगी हेडिंग डालने के लिए कि हम किस प्रकार का, किस चीज़ का ऐड देने जा रहे हैं, और ये होता है हमारा मेन मैटर कि आप उस चीज़ के बारे में क्या क्या यहाँ लिखना चाहते हो। ये दो सेक्शन इसके अंदर होते हैं। जब भी हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन तैयार करते हैं, हमने कुल 7 कैटेगरी के बारे में चर्चा करनी है और 7 की 7 कैटेगरी के अंदर इस प्रकार के बॉक्सेस प्रिपेयर किए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये ऊपर वाला जो बॉक्स है वो हेडिंग डालने के लिए होगा, और नीचे वाला जो बड़ा वाला बॉक्स है यहाँ पर हम मेन मैटर हमारा लिखेंगे। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि लगभग 6 to 7 लाइन्स, इतना तो होना ही चाहिए। बात करते हैं सेल वाले में क्या करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी हम हेडिंग डालें कैपिटल में लिखो ताकि एग्जाम की कॉपी चेक करने वालों को भी थोड़ा बेटर लगे। तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि हम स्मॉल लिखें, कैपिटल लिखें, बट प्रेफर वही करना चाहिए जो बेटर हो। प्राथमिकता उसी को दी जाए जो अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे। तो सेल वाले में क्या करें, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है टू सेल, बेचने हेतु। कुछ लोग कहते हैं कि टू सेल नहीं सर दूसरा कुछ लिखें, तो क्या लिख सकते हैं आप चाहो तो यहाँ पर हेडिंग की जगह 4 सेल भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक दिमाग में घंटी घूमनी चाहिए आप लोगों के कि सर यहाँ पर सेल और यहाँ पर सेल में फर्क क्या है। फिर यहाँ पर आप 2 लगा रहे हो ऐसे ही लिख रहे हो, यहाँ पे FR4 लिख के सेल ही लिख रहे हो। इस सेल में और उस सेल में फर्क क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सेल जो है वो एक वर्ब है, क्रिया। आई थिंक 12th में आप आ चुके हो तो क्रिया को बेहतर तरीके से जानते होंगे। और ये जो सेल है उसको हम हिंदी में कहते हैं बिक्री। हमारे गांव के अंदर, शहरों में आपने देखा होगा
कभी कभी कोई साड़ियों की सेल लगती है, कभी कोई रेडीमेड कपड़ों की सेल लगती है, कभी कोई बर्तनों की सेल लगती है, कभी कोई फैंसी आइटम की सेल लगती है। तो वहां पर जो स्पेलिंग आपको मिलेगी वो ये वाली मिलेगी कि यहाँ बिक्री लगी हुई है। एंड वो जो सेल वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो ये वाली सेल है। तो इसमें और इसमें फर्क है। तो अगर आपको SAL इस्तेमाल करना हो तो इसके पहले 4 लगाएं और SELL इस्तेमाल करना तो 2 लगाएं। वर्ब से पहले ऑलवेज हम 2 का यूज करते हैं। तो चलिए हम 4 सेल और 2 सेल के बाद और क्या क्या हो सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 2 में से कोई हेडिंग आप प्रेफर करें। बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखे हैं। यहाँ पर हमने परफॉर्मा बना रखा है, मैंने यहाँ लिखा है अवेलेबल। इट मींस हमें सेल करना है, हमारे पास अवेलेबल है। मैं हिंदी वर्ड्स यहाँ काम में ले लेता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ बात करते हैं टू सेल, हमें बेचना है, अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहले वस्तु का नाम हमें लिखना होगा कि कौन सी वस्तु हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद में हमें उस वस्तु की क्या लिखनी होगी, विशेषताएं। ये विशेषताएं हमें 4 से 5 लाइनों के अंदर क्लियर करनी है। कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वस्तु का नाम और उसकी विशेषताएं। इंग्लिश मीडियम वालों को बताऊं तो ये कैसा, आइटम नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम। इट मींस कि उस आइटम के बारे में जो भी आप वस्तु बेच रहे हैं। इट मींस अभी हमने एग्जांपल की बात की थी एक आरटीआर बाइक की। तो अगर आपको आरटीआर बाइक बेचनी है तो वस्तु का नाम हो जाएगा आरटीआर बाइक, या केवल बाइक लिख सकते हो। विशेषताएं क्या लिखें, बाइक के फीचर्स लिखो, बाइक किस तरीके की है, किस सिचुएशन में है, किस प्रकार की कंडीशन है, उसकी माइलेज कितना देती है, वो सारी चीजें इसके अंदर विशेषताओं में आ जाएगी। ये है वस्तु का नाम और विशेषताएं। इन्हीं विशेषताओं से हमें 4 से 5 लाइनें भरनी है। नेक्स्ट लाइन हम यहाँ लिखेंगे, मैंने यहाँ एक वर्ड डाला है प्राइस। आप कितना प्राइस एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि आपकी वस्तु है तो आप करोगे रेट डिसाइड। तो यहाँ पर आपको लिखनी होगी प्राइस। और लास्ट लाइन के अंदर, न्यू लाइन के अंदर आप लिखें। देखो दोस्तों, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी चीजें कंटिन्यू वे में भी मिल सकती है। इट मींस कि यहीं से प्राइस शुरू कर दिया और प्राइस खत्म हुआ, वहीं से कॉन्टेक्ट कर दिया शुरू। क्यों वहां अलग क्यों, यहाँ अलग क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर आपको जब कोई भी ऐड देना होता है तो ऐड के अकॉर्डिंग, ऐड के साइज के अकॉर्डिंग पैसे लगते हैं। वहां पर हर व्यक्ति चाहता है कि पैसे कम से कम लगे, इसलिए वो कोशिश करता है कि छोटे से छोटे जगह में बड़े से बड़े या ज्यादा से ज्यादा मैटर लिखा जा सके। मगर हमारे पास सवाल है कितने नंबर का, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो इन्हीं 4 मार्क्स के लिए हमें एक अच्छे परफॉर्मा के अंदर, एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो हमने सारी चीजें अलग अलग लिखी है। यहाँ पर हम अपना लिख देंगे नेम, एड्रेस एंड इफ पॉसिबल देन कॉन्टेक्ट नंबर। इट मींस मैं यहाँ पर थोड़ा वर्ड चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैंने मोबाइल लिख दिया है, क्योंकि ये चीज नहीं दोगे तो कोई व्यक्ति आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा। तो ये है हमारे पास परफॉर्मा। चलिए, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही रहा होगा कि सेल करना हो, किसी वस्तु को बेचना हो तो किस प्रकार का हमारे पास परफॉर्मा है। और इसी परफॉर्मा को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको उसी प्रकार का एक ऐड तैयार करवाऊं जैसा कि बोर्ड पेपर में पूछा जाता है और बोर्ड वाले एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि सपोज यू आर अखिल, माना कि आपका नाम अखिल दिया हुआ है। यू हैव एन ओल्ड बाइक। अभी हम आरटीआर का एग्जांपल ले रहे थे और मैंने उसी तरीके के एग्जांपल रख दी। माना कि आपके पास एक ओल्ड बाइक है विच यू वांट टू सेल, जिसे आप क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। तो दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। माना कि आपका नाम अखिल है, आपके पास एक पुरानी बाइक है जिसे आप क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। ड्राफ्ट तैयार कीजिए। क्या तैयार करना है, एन एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन तैयार करना है इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। दोस्तों मैं यहाँ पर यही कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड के अंदर हमारे पास जिस प्रकार के पेपर के अंदर लैंग्वेज दी हुई होती है उसी प्रकार से मैं कोशिश कर रहा हूँ उसी लैंग्वेज में मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखूँ। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा मैं हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। सपोज यू आर अखिल, माना कि आपका नाम अखिल दिया हुआ है और यू हैव एन ओल्ड बाइक, आपके पास एक पुरानी
बाइक है, ओल्ड बाइक, बूढ़ी बाइक नहीं है, पुरानी बाइक है। ओल्ड मैन होता तो बात अलग थी। विच यू वॉन्ट टू सेल, जिसे आप क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। स्पष्ट आपको मिल रहा है कि हमें सेलिंग करनी है। किस चीज की सेलिंग करनी है, ओल्ड बाइक की। ड्राफ्ट करना है, तैयार करना है एक एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कितने शब्दों में, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर, एक स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाने हेतु आपको ये न्यूज़पेपर के लिए ऐड तैयार करना है। तो आई थिंक आपको ये प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। दोस्तों देखिए अखिल, क्या है इसके पास, बाइक, कौन सी कंपनी की है अभी कोई पता नहीं, क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। बस यही 3 वर्ड हमारे काम के हैं। इन्हीं 3 वर्ड की मदद से, इस परफॉर्मा की मदद से हम इस क्वेश्चन को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं इसी के अंदर आपको एडिट करके बता देता हूं। इसी क्वेश्चन को हम इस परफॉर्मा के अंदर सेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को हल करने से पहले आपका ये कंप्लीट फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन का कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी पहलू अछूता न रह जाए। इट मींस कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें, क्या क्या कह रहा है, उन इंफॉर्मेशन को हम पेंसिल की मदद से अंडरलाइन करके आराम से उसको हम अलग निकाल कर काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे ही पता चला कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेलिंग करनी है बाइक की, तो हमें फॉर्मेट याद रहना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन का बॉक्स तैयार किया, हेडिंग डालूंगा 2 सेल वाली या फिर डालूंगा 4 सेल वाली। 2 के साथ अगर सेल लगाओगे तो स्पेलिंग क्या होगी, SELL, और 4 लगा रहे हो तो 4 के साथ स्पेलिंग कौन सी बताई थी, SALE। चलिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं 2 सेल, आप चाहो तो 4 सेल लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, दैट इज नो इश्यू। हाँ एक चीज और अभी बता देता हूँ, अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ बाइक 4 सेल या 2 सेल डैश मार के लिख दूं बाइक, तो भी क्लियर है। अभी हम उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था, वस्तु का नाम और उसकी विशेषताओं से 4-5 लाइनें भरनी। तो बताइए कौन सी वस्तु है जो बेच रहे हैं। आई थिंक क्लियर दिख रहा है आपको कि बाइक है सर, बाइक बेचनी है। तो मैंने यहां लिख दिया क्या है हमारे पास, एन ओल्ड बाइक, एक पुरानी बाइक है। अब हमें क्या लिखनी है, इसकी विशेषता है। सर दिया हुआ ही नहीं क्वेश्चन में, तो यही तो चीज हमें सीखनी है। क्वेश्चन में जब कोई चीज नहीं दी हुई होती तो सारी चीजें हमें इमेजिनरी डाटा के साथ, यानी कि काल्पनिक चीजें लिखनी होती। हम मान के चलेंगे। आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप ये सोच सकते हो कि आपके घर में जो बाइक है ना, आप उसे बेचना चाहते हो। मैं सिर्फ ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि वास्तव में बेचनी है, सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल, जो क्योंकि वो बाइक हमारे सामने रहती है तो हम उसको आराम से क्लियर आउट लिख सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, बाइक जो आप बेच रहे हो उसके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बताओगे। मान लीजिए आपके घर पे जो बाइक है उसमें कोई प्रॉब्लम है कि बार बार पंचर हो जाती है सर रास्ते में, या फिर सर तेल खूब पीती है, ऐसी चीजें यहाँ मत लिखना, क्योंकि अगर ऐसा लिखोगे तो बायर जो है, खरीदने वाला जो पहले ही मना कर देगा। क्यों, आपको बाजार में कोई वस्तु बेचनी, मुझे मेरे पास सपोज कीजिए मेरे पास टमाटर है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ। मार्केट में मैंने एक हैंड का ठेला वगैरह लगा लिया कुछ, और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आ जाओ भाई टमाटर ले जाओ, सड़े गले टमाटर ले जाओ, तो कोई नहीं खरीदेगा। हाँ ये अगर कहूँ कि ताजे टमाटर हैं, हरे टमाटर हैं या लाल टमाटर हैं, बहुत अच्छे टमाटर हैं, तो निश्चित रूप से खरीदने वालों की एक भीड़ लग जाएगी। तो वैसे ही बाइक के बारे में भी जब आप लिख रहे हो या किसी भी चीज के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो उसके सिर्फ पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पहलुओं को ही टच करना है, सिर्फ अच्छी विशेषताएं लिखनी, कोई भी बुरी विशेषता ना लिखें। अगर उसमें कोई कमी भी है तो यहाँ दर्शाई नहीं जाती। तो चलिए ओल्ड बाइक है मेरे पास, कौन सी बाइक है, मैंने यहाँ लिख दिया, सपोज कर रहे हैं मेरे पास एक बजाज पल्सर, या फिर हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, ये तो अभी हमारे हाथ की ही बात है। कुछ कहते हैं नहीं साहब अभी तो आरटीआर की बात की थी, आरटीआर ही लिखो यार, तो हमने यहाँ लिख दिया आरटीआर। पुरानी बाइक है मेरे पास आरटीआर। अब मुझे क्या करना है, इस आरटीआर की विशेषताएं लिखनी है। विशेषताएं कैसे लिखी सर, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के अंदर लिखें, न कि सेंटेंसेस के अंदर। कोशिश करेंगे लॉन्ग सेंटेंसेस अवॉइड किए जाए, हमें ऐसा नहीं लिखना है। एग्जांपल लिख के बताता हूं मैं आपको। मैंने यहां लिखा माई बाइक इज इन व्हाइट कलर, नहीं ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो 2 या 3 विशेषताओं में 50 वर्ड क्लियर हो जाएंगे, फिर तो टॉपिक भी सही नहीं रहेगा। तो ऐसे लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करना है हमें। ओल्ड बाइक है आरटीआर,
किस कलर की है साहब? व्हाइट कलर की है। कब की खरीदी हुई है? 2015 की है। और क्या क्या लिख सकते हैं सर आप इसके बारे में? कुछ भी लिखो ना, एवरेज लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिख दिया 45 kmpl, हो सकता है ज्यादा हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, नो इश्यू। 45 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज है। और क्या लिख सकते हैं सर? मैंने यहाँ लिख दिया एलॉय व्हील। मैंने यहीं पर मैं लिख देता हूं डिस्क ब्रेक। और क्या लिख सकते हैं सर? और तो बहुत सारी चीजें हैं जो लिखी जा सकती हैं। मैंने यहां लिख दिया न्यू टायर्स, न्यू सीट कवर। ये सिर्फ आपको टॉपिक्स के अंदर लिखनी है, न कि सेंटेंसेस के अंदर। आपको सिर्फ विशेषता की मेन बात लिखनी है, ये विशेषता है डिस्क ब्रेक के साथ। कोई बोल रहा है कि किसमें डिस्क ब्रेक है? अरे इसमें ही होगी ना, बाइक की बात करें तो बाइक में ही डिस्क ब्रेक मान के चलेंगे। 45 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज हुआ, नए टायर हुए, नया सीट कवर हुआ। और क्या क्या लिख सकते हैं सर? और भी बताओ 2 4 5। तो बाइक आपके पास घर पे अवेलेबल होगी, उसको देखते जाओ, लिखते जाओ। हाँ ऐसे मत लिखना कि उसमें 2 टायर है, एक हैंडल है, एक उसमें ऑयल टैंक है, जो पेट्रोल की टंकी होती है, ये तो सभी में होती है ना, तो ऐसा ना लिखें। हाँ अलग है, यूनिक है, थोड़ा सा अलग है, हटके है, जैसे कि नई चीजें लगाई हुई है तो आप लिखो उसके अंदर। अब जरूरी नहीं कि सभी बाइक्स के अंदर डिस्क ब्रेक है, हमारी वाली बाइक में है तो हमने लिख दिया डिस्क ब्रेक। और क्या लिखा जा सकता है? आप ये लिख सकते हो कि अगर कोई खरीदना चाहता है तो मैं क्लियर बता दूं कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं। और बाइक्स का आपने देखा होगा गाड़ियों के लिए मस्ट होता है कि इंश्योरेंस होना ही चाहिए। मैंने यहाँ लिख दिया 2 years इंश्योरेंस। तो मेरे पास 4 to 5 लाइन यहाँ क्लियर है। आपको मैं बहुत सारे और भी टॉपिक्स बता सकता हूँ, ऑलमोस्ट 18 से 20 विशेषताएं लिखी जा सकती है एक बाइक और कार के बारे में। तो ये हुई हमारी कुछ विशेषताएं। वस्तु का नाम और विशेषता के बाद अगर आप याद करो तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड डाला था प्राइस। और प्राइस मैंने आपको कहा था कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। मैंने आपको उस एग्जाम्पल में बताया था 35,000 रुपीज। ये रुपीज का सिंबल है, आपको पता होना चाहिए। र लिखकर उसको थोड़ा सा इस तरीके से कट लगाया जाता है। ये सिंबल है हमारे इंडियन करेंसी का, भारतीय मुद्रा का। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट था कॉन्टेक्ट। तो जो भी बंदा है इस बाइक को खरीदना चाहता है, ये वाला पेज कहाँ छपेगा? न्यूज़पेपर वाले के पास हम जाएंगे, न्यूज़पेपर में छप जाएगा। कॉन्टेक्ट में क्या लिखना है सर? नाम, पता और फोन नंबर वाली बात आई थी। तो नाम के कौन है, बंदा कौन है, अपना नाम नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में गिवन है वो अखिल। अखिल कहाँ रहता है? अगर मैं इसको इसी तरह ले जाकर अखबार में छाप दूं तो दुनिया में हजारों लाखों अखिल हैं, किससे कांटेक्ट करें? इसलिए आजकल सबके पास मोबाइल फोन होते हैं। तो अखिल, और मैंने यहाँ मोबाइल नंबर लिख दिया 09 और एक स्टार 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 लगा दिया। ये कोशिश करें कि आप ये टॉपिक याद रखें। और एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर कभी भी अपने रियल नंबर ना लिखें। बोर्ड पेपर के अंदर हम जब भी ये क्वेश्चन आता है, कई कुछ बच्चे होते हैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर लिख के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अखिल और मोबाइल नंबर। अब कुछ लोग हो सकता है उनके दिमाग में सवाल आए कि सर आपने कहा था कि नाम, पता और फिर फोन नंबर, तो पता तो आपने लिखा ही नहीं। तो दोस्तों देखो, अगर मोबाइल नंबर से ही काम चल रहा है तो दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि सर उसका एड्रेस भी बनाया जाए, काल्पनिक बना ले सर, तो नो प्रॉब्लम, हम आगे वाले क्वेश्चन के अंदर एक एड्रेस के साथ भी काम करेंगे। हम नाम के बाद पता डालेंगे उसका एक, और फिर मोबाइल नंबर लिख लेंगे। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको आसानी से क्लियर हो रहा होगा। जिनको भी प्रॉब्लम आए कि सर इसमें से मुझे ये वाला वर्ड पता नहीं चला, या ये क्यों आया, यहाँ क्यों आया, किस कंडीशन में आया, और क्या क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार का आपके अगर दिमाग में कोई भी सवाल घूम रहा हो तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट जरूर करें। ये वीडियो जब भी अपलोड किया जाता है आप लोग इसे देखें, और देखने के बाद उस प्रश्न को जरूर यहाँ पोस्ट करें। आप अपने उस पेज के माध्यम से आप हमारे इस वीडियो के नीचे अपने एक कमेंट जरूर छोड़े कि आपको ये सब कुछ कैसा लग रहा है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दिमाग में सवाल गूंज रहा हो कि सर वो चीज़ हमने आपसे पढ़ी थी और उसमें हमें ये चीज़ पता नहीं चली, तो डेफिनेटली आपका वो वाला क्वेरी जो है वो आपसे किसी भी माध्यम से हो सकता है, आपसे डायरेक्ट फ़ोन करके, हो सकता है आपसे डायरेक्ट कमेंट के थ्रू हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये है क्वेश्चन और ये है उसका आंसर। आई थिंक इतना आपके क्लियर हो चुका होगा। हमने सीखा सेल करना, न्यूज़पेपर के लिए ऐड तैयार कर रहे हैं, और ये हमारे पास एक क्वेश्चन था कि अखिल था, उसके पास बाइक थी और उसे सेल करना था। इस प्रकार का परफॉर्मा के अंदर हमें सेल करना है। ऑलमोस्ट आप से देख सकते हो 5 to 7 लाइन्स का ये टॉपिक होना ही चाहिए।
तो यह है किसी चीज को सेल करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और मैं थोड़ा सा अगर इसको चेंज करूं तो हम सेल के बाद अब हम बढ़ेंगे परचेज की ओर। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं अभी। तो चलिए, सेल हमने अभी पढ़ा। क्या चीज सेल की आपने? बाइक। कौन सी बाइक थी? आरटीआर। सर स्प्लेंडर है हमारे घर पे, स्प्लेंडर सेल कर देंगे? कर सकते हो। बाजार में हजारों लाखों प्रकार की बाइक्स आपको मिलती हैं, आप किसी भी बाइक का एग्जांपल लेके लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में गिवन हो, मान लीजिए क्वेश्चन में ही अगर आपको दिया हुआ हो कि सपोज यू हैव अ हीरो डिलक्स बाइक। देखो हीरो डिलक्स, हीरो के अंदर डिलक्स, एचएफ डिलक्स बोलते हैं उसको, तो वो वाली बाइक का भी अगर मतलब क्वेश्चन में जो गिवन हो तो वो चीजें हम वो डाटा तो इस्तेमाल करते ही हैं, और अगर कोई चीज नहीं होती है तो इमेजिनरी डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। सेल का ही दूसरा पार्ट है परचेज करना। देखिए दोस्तों, परचेज का मतलब क्या है? बाय, और हिंदी में बात करें तो खरीदना। हमें किसी चीज को क्या करना है? खरीदना है, परचेज। और फिर हमने क्या रखा है यहाँ पर? बाय। बाय करना है, क्या करेंगे? कोई भी चीज हमें खरीदनी है, क्या करेंगे? सबसे पहले उसी की तरह फॉर्मेट। तो मैंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट तैयार करते समय बॉक्स तो बनाना ही पड़ेगा। बनाओ, अच्छा भी है, बनाना चाहिए। बात करें परचेज की तो क्या करें? दोनों ही वर्ब्स हैं, तो टू लगा के लिखो, कैपिटल में लिखना, हेडिंग कैपिटल। ये चीज दिमाग में छप जानी चाहिए। मुझे खरीदना है, मैं अगर यहाँ लिखूं वही वर्ड जो अभी पहले लिखा था सेल में, अवेलेबल। मुझे खरीदना है, मेरे पास उपलब्ध है। अरे उपलब्ध है तो फिर खरीदना क्यों है? परचेज करना है, इसका मतलब मुझे कोई चीज चाहिए। तो मैं अवेलेबल वर्ड की जगह मैंने वर्ड चेंज कर दिया। कौन सा चेंज किया? वांटेड। उसके बाद वही चीज सेम टू सेम पैटर्न है। दोस्तों याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूला को देखोगे तो एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। इस वर्ड का ध्यान रखना, अवेलेबल की जगह वांटेड है। मैं इस क्वेश्चन के बाद में उन दोनों को डिस्कस यहाँ जरूर करूंगा कि आप लोगों को दोनों को क्लियर हो जाए। चलिए, वांटेड वस्तु का नाम, आइटम नेम विच यू वांट टू बाय, जो आप खरीदना चाहते हो उस वस्तु का नाम, और प्लस उसकी विशेषताएं। यहाँ 4 से 5 लाइनों के अंदर हमें ये काम करना है, और उसके बाद वही चीज क्या? प्राइस, और लास्ट पॉइंट होगा हमारा कंटेंट। कितने प्राइस में आप, कितनी आपकी लिमिट है, उतने तक खरीद सकते हो, वो सब चीजें हमें यहाँ लिखनी है। तो आपने देखा कि अपना बिल्कुल सेल की तरह ही है। सेल वाले में क्या किया था? टू सेल। यहाँ क्या लिखा था? अवेलेबल। ये चीज तो वस्तु का नाम, विशेषता, प्राइस और कॉन्टेक्ट वहां भी थे और यहाँ भी। वही कॉन्टेक्ट के अंदर वापस से नाम, इतने रुपए, पता और फोन नंबर। यहाँ पर हम एक वर्ड ऐड करेंगे मगर क्वेश्चन को हल करते हैं समय। क्यों, कब, कैसे आया, वो आगे की चर्चा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। परचेज करना है, क्वेश्चन सेम बनाऊंगा, उसी तरह का क्वेश्चन होगा, बस सेल की जगह क्या होगा? बाय करना है। मैंने यहां लिखा सपोज यू वांट टू बाय अ हाउस इन वैशाली नगर, जयपुर। सपोज यू वॉन्ट टू बाय, माना कि आप खरीदना चाहते हो एक मकान, एक घर। कहां खरीदना है? फिक्स लोकेशन में यहां दे रहा हूं, जिगजैग वाली अंडरलाइन में यहां कर रहा हूं, वैशाली नगर जयपुर में मुझे मकान चाहिए। और इसके लिए नाम मैंने इस बार नहीं लिखा है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां से। ड्राफ्ट एंड, दोस्तों देखो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए एडवर्टाइजमेंट को एडीवीटी करके लिख रहा हूं, याद रखें इसको। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 words to be published in a local newspaper। चलिए,
Suppose you want to buy a house in Vaishali Nagar, Jaipur. Draft an advertisement in not more than 50 words to be published in a local newspaper. तो आई थिंक क्वेश्चन लगभग वैसा ही है। इस बार कमी क्या है, उस समय मैंने अखिल लिखा था, नाम लिखा था, मगर इसमें नाम नहीं दिया, अननोन व्यक्ति है। क्या करें सर, नाम की जगह फिर क्या लिखेंगे, कोई भी काल्पनिक नाम लिख ले। कहाँ रहता है वो बंदा पता नहीं, मगर मकान कहाँ चाहिए, इसको बंदे को बाय करना है। क्या, एक हाउस, पर्टिकुलर लोकेशन है, कौन सी है, वैशाली नगर जयपुर। ये हमारा मेन डाटा है। और जैसे हमने उसमें क्वेश्चन में निकाला था अखिल सेल बाय, वैसे ही हमने ये वाला डाटा भी इसमें से निकाला है। 50 वर्ड की लिमिट फिक्स होती है, वो भी हमें ध्यान में रखनी है। तो इस परफॉर्मर को काम में लेते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सेल वाला अच्छी तरह से देखा हो तो निश्चित रूप से ये परचेज वाला भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें कौन सी चीज कहाँ रखनी है। तो सबसे पहले बताओ वस्तु का नाम क्या है, कौन सी चीज है जो बाय करना चाहते हैं, हाउस। तो दैट इज ए हाउस। विशेषताएं, अब विशेषताएं क्या लेंगे, आपको मकान खरीदना है वैशाली नगर के अंदर, ये चीज भी यहाँ लिखनी पड़ेगी। विशेषता ये भाई साहब की मुझे मकान खरीदना और उसी जगह खरीदना। और क्या क्या है आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आप किस प्रकार का मकान चाहते हो, कितने रूम्स होने चाहिए और क्या क्या उसमें अवेलेबल चीजें होनी चाहिए, उसका एरिया कितना होना चाहिए, कितने बाई कितने का, इट मीन्स ये सारी बातें हम उस विशेषताओं के रूप में यहाँ लिखेंगे। प्राइस आप कितना उसके लिए खर्च कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है वैशाली नगर के अंदर 4 से 5 मकान बिका हो, कोई 5 लाख में दे रहा है, कोई 10 में दे रहा है, कोई 15 में दे रहा है। आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, आप कितने रुपए खर्च कर सकते हो, हाईएस्ट लिमिट बतानी है आपको। तो यहाँ पर हम प्राइस में एक वर्ड जोड़ेंगे, दैट इज अप टू। मैं यहीं लिख देता हूँ, आंसर में भी लिखेंगे अप टू इतने रुपए, मतलब इतने रुपए तक मैं खर्च कर सकता हूँ। इस अप टू का यहाँ मतलब तक आप लिमिट बताने के लिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपीज तक, अप टू 5 लाख, इट मीन्स कि 5 लाख रुपए तक मुझे ये मकान चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल के बाद में हम सीधा इस क्वेश्चन के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी को हम एडिट कर लेते हैं ताकि समय ज़्यादा खराब ना हो। दोस्तों आशा बस यही करता हूँ कि आप इस चीज़ को सब नोट्स बनाएं कॉपी के अंदर, बाकायदा आप इस काम को बहुत ही अच्छे ढंग से इसको उतारें। तो सबसे पहले हमने लिखा टू परचेज, जो कि परफॉर्मा का भाग है। यहाँ अवेलेबल या वांटेड, फटाफट बताइए अवेलेबल या वांटेड क्या आना चाहिए, क्या आएगा, वांटेड। खरीदना है साहब, मुझे चाहिए, क्या चाहिए सर, एक मकान चाहिए, ए हाउस। कहाँ चाहिए, पहले तो वही लिख लो, इन वैशाली नगर जयपुर। सर और क्या लिखे, विशेषताएं, कितने बाई कितने का, पर मैंने यहाँ लिख दिया 2000 स्क्वायर फीट। हो सकता है 40 बाई 50 का हो या 50 बाई 40 का हो या कोई और रेशो का हो सकता है, मगर मैंने यहाँ लिख दिया मुझे तो 2000 स्क्वायर फीट चाहिए, 2000 वर्ग फीट। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, आपको कितने वगैरह क्या क्या चीजें चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जो मकान में खरीदना चाहता हूँ उसमें लगभग 3 रूम्स होने चाहिए, एक किचन होना चाहिए। क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो, एक हॉल होना चाहिए, एक वाटर टैंक होना चाहिए, एक कार पार्किंग होनी चाहिए, और एक आपने और लिख दिया कि सर कार पार्किंग के अलावा हमारे पास स्टोर रूम भी तो होना चाहिए अलग से, एक गार्डन होना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर एक स्विमिंग पूल भी लिख दो साहब, पर 2000 स्क्वायर फीट का ही है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का नहीं है, तो इसको लिमिट 2000 स्क्वायर मीटर का भी नहीं है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसी चीजें भी ना लिखें जो थोड़ी सी उचित ना लगे। इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पर 4 से 5 लाइनें भर दी है कि वैशाली के अंदर मुझे 2000 स्क्वायर फीट का मकान चाहिए, 3 कमरे, एक किचन, एक हॉल, वाटर टैंक, कार पार्किंग, स्टोर रूम, गार्डन वगैरह होना चाहिए। और भी कई सारी विशेषताएं हैं, ऑलमोस्ट आप 20 से 25 विशेषताएं लिख सकते हो एक मकान के बारे में। और क्या क्या मुख्य रूप से सुविधाएं हैं, क्योंकि आप इसे परचेज करोगे तो आप डेफिनेटली अगले से डिमांड करोगे कि सर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए। मैंने लिखा मुझे मकान चाहिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स सहित, ये बात जरूर लिखें। मकान के कागज ही नहीं तो फिर आप उसे बाय करोगे क्या, नहीं करेंगे निश्चित रूप से। कल को कोई आएगा नया बंदा बोलेगा मेरा मकान है, ये रहे कागज, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करोगे। तो हमने यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिखी हैं, और भी कई सारी विशेषताएं हैं जो एक मकान के बारे में लिखी जा सकती हैं, जैसे कि आप इसके अंदर लेट बाथ की सुविधाएं, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं,
कि और फर्नीचर वगैरह के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो लिखी जा सकती है, जिनको टच किया जा सकता है। मैं अभी डायरेक्ट टाइम खराब किए बिना यहाँ लिख देता हूँ प्राइस। दोस्तों देखिए, प्राइस की अगर बात करें तो ये जो बंदा है जिसका नाम अभी अननोन है, वो कितना रुपए एक्सपेक्ट करता है कि इतने रुपए तक। अब जयपुर है तो जयपुर में महंगा मकान तो मिलेगा ही। मैंने यहाँ लिखा अप टू 10 lakhs। क्या मतलब हुआ इसका? 20 लाख रुपए तक। अप टू का मीनिंग मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले, तक 20 लाख रुपए तक मुझे ये मकान है चाहिए। मैं यहाँ पर रुपीस का सिंबल बना देता हूँ एक बार, अप टू रुपीज 20 lakhs, LAC लाख, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम वर्ड। और लास्ट पॉइंट था हमारा कॉन्टेक्ट। अगर ये मकान है अवेलेबल तो बंदा किससे कॉन्टेक्ट करेगा? कॉन्टेक्ट के अंदर अभी हमने अखिल लिखा था, मगर इस बार हमारे पास कोई अखिल वगैरह है नहीं, तो मैंने यहाँ पर एक प्रकार से काल्पनिक रूप से एक नाम लिख दिया, ABC करके लिख दिया है। और इस ABC के मोबाइल नंबर भी काल्पनिक होंगे, 0912345678 ये काल्पनिक दिया, स्टार भी लगा सकते हो यहाँ पर। तो ये था हमारा सेल और ये था परचेज। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में इतना तो पता चल ही चुका होगा कि सेल और बाय किस प्रकार होता है, किस प्रकार का इनका परफॉर्मा होता है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार से इनको आंसर प्रिपेयर करना होता है। अभी तक हमने एडवर्टाइजमेंट के 7 टॉपिक्स में से फर्स्ट टॉपिक के बारे में पूरी तरह क्लियर पढ़ लिया है, परफॉर्मा पढ़ा है, एक एक क्वेश्चन किए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी इन दोनों ही टॉपिक्स को थोड़ा रिवाइंड कर देता हूँ एक क्विक रिवीजन के रूप में, ताकि आप लोगों को भी नहीं लगे कि काफ़ी बोरिंग वाला हो गया है या फिर काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। तो चलिए फटाफट से बाय और सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों लॉकडाउन का जो ये समय है, इसका हमें सदुपयोग पूरा करना चाहिए। घर बैठे स्टडी मटेरियल आपको जब अवेलेबल हो रहा है तो डेफिनेटली पढ़ना तो है ही। जो बच्चे 11th लास्ट ईयर पढ़ लिए हैं और अब 12th के अंदर आ गए हैं विदाउट गिविंग एग्जाम्स, वो भी मजबूरियां हैं लॉकडाउन और इससे कोरोना जैसी भयंकर एपिडेमिक महामारी के कारण से। तो 11th से 12th आ गए, उनको अब ये टॉपिक क्लियर करना ही चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपको ये सारी क्लासेस अवेलेबल रहेगी हमारे चैनल पर। बढ़ते हैं फटाफट से इसके क्विक रिवीजन की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेल के बारे में डिस्कस करूंगा और यहाँ परचेज के बारे में। सेल की अगर बात करें तो इसका परफॉर्मा क्या किया था दोस्तों, याद करो फटाफट से, टू सेल। परचेज में क्या किया था दोस्तों, क्या किया था, टू परचेज। टू सेल की जगह क्या लिख सकते हैं, फॉर सेल। सेल की स्पेलिंग SALE, चलो ठीक है उसको छोड़ो। यहाँ पर मुझे बेचना है, इसका मतलब मेरे पास क्या है, वस्तु अवेलेबल। मुझे खरीदना है, इसका मतलब वस्तु मुझे चाहिए, स्पेलिंग होगी वांटेड। वस्तु का नाम, आइटम नेम, द थिंग विच यू वांट टू सेल, और सेम यही विच यू वांट टू परचेज। उसके बाद में उसकी विशेषताएं लिखनी है, 4 से 5 लाइन कवर करनी है। यहाँ भी विशेषताएं दोस्तों कंटिन्यू रहती है, आपको यहाँ से शुरू करने के बाद यहीं फुल स्टॉप लगाना है। कॉमास के माध्यम से हम इसको सेपरेट करते जाते हैं। लास्ट में होता है प्राइस और लास्ट पॉइंट यहाँ का होगा कॉन्टैक्ट। प्राइस में आप रेट लिख देते हो कि इतने रुपए में बेचूंगा, कॉन्टैक्ट में आपका नाम, पता और फोन नंबर। तो यहाँ भी हम प्राइस और लास्ट पॉइंट होता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में वही नाम, पता और फोन नंबर। चलिए प्राइस में एक वर्ड मैंने यहाँ लगाया था, अप टू रुपीज इतने रुपए तक मैं ये वस्तु खरीदना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये थे हमारे परफॉर्मा, फॉर्मेट्स, सेल और परचेज। आशा करता हूँ आपको ये हमारा टॉपिक एडवर्टाइजमेंट का जो ये फर्स्ट पार्ट है दैट इज सेल एंड परचेज, वो अच्छी तरह से इजीली क्लियर हुआ होगा। हमने सेल को पढ़ा था एक बाइक के एग्जाम्पल के माध्यम से और इसको पढ़ा है हमने एक हाउस के माध्यम से। दोनों का एग्जाम्पल लिया है। आपको कौन कौन से एग्जाम्पल याद होने चाहिए, देखो बाइक, कार और हाउस। मैं ये 3 एग्जाम्पल अक्सर क्लासेस में करवाता हूँ, बाइक, कार और हाउस। डेफिनेटली अगर सेल परचेज का पूछेगा तो बोर्ड वाला यही 3 पूछेगा। एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं हमारे इस वीडियो के माध्यम से, अब तक हम यहाँ जो चीजें पढ़ा रहे हैं
हाँ, अभी तक तो ऐसा ईश्वरीय कृपा ऐसी रही है कि अभी तक तो किसी भी प्रकार से बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आउट बाहर से नहीं आया है। प्रेस्क्राइब्ड जो चीज़ें होती हैं जिसको हम सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि यहीं से पढ़ना है, और अक्सर हमने देखा है कि पेपर में चीज़ें वहीं से पुटअप की हुई होती हैं, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ें मानकर चलें कि क्वेश्चन फिक्स जो बताए जाएंगे, कुछ एरिया होता है उन क्वेश्चंस को बनाने का। ये नहीं कि भाई 10 क्वेश्चन आते हैं और सर 10 ही बताते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन आने के 99.99% चांसेस होते हैं। तो सेल और परचेज का जो ये टॉपिक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।